हाय दोस्तों, वेलकम टू जामनगर 2.0। मैं परवीन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल जामनगर 2.0 साथियों स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग हिंदी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। नेकपाल की तैयारी करते हैं बढ़िया से, मेहनत से। तो हिंदी में हम लोग पढ़ रहे थे अलंकार, तो उसी सीरीज़ को हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, अलंकार को। चलिए अलंकार में देखिए आज क्या पढ़ना है हमें। क्या पढ़ रहे थे? अलंकार। देखिए चैप्टर तो बड़ा है, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे तो फिर कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बार बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार बढ़िया से और मेहनत से पढ़ लिया जाए, ताकि दोबारा आवश्यकता ही ना पड़े, केवल रिवीजन करने की आवश्यकता पड़े। तो चलिए अलंकार में आज हम लोग पढ़ेंगे उल्लेख अलंकार। क्या? उल्लेख अलंकार। कभी कदा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं कि ताकि आपको कहीं समस्या पैदा हो। उल्लेख अलंकार। देखिए ये उल्लेख अलंकार में होता क्या है? उल्लेख अलंकार में होता क्या है? जहाँ पर एक तथ्य की विवेचना कई ढंग से की जाए। मतलब क्या है? कोई एक तथ्य दिया गया हो और उसकी विवेचना का मतलब क्या होता है कि उसके बारे में कई प्रकार से उसको व्यक्त किया जाए। जैसे पहले इसको परिभाषा को हम लोग लिखते हैं कि जहाँ पर एक तथ्य की क्या है कि जहाँ पर एक तथ्य की विवेचना कई ढंग से किया जाए, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर उल्लेख अलंकार होता है। उल्लेख अलंकार होता है। अब देखिए समझिए कि विवेचना कैसे करनी है हमें, कैसे हम पकड़ लेंगे कि इस वाक्य में उल्लेख अलंकार है। जैसे हम एक वाक्य दे रहे हैं, लिखा है कि तू रूप है किरण में सौंदर्य है सुमन में। चलिए लिखते चलते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? तू रूप है किरण में। जैसे देखिए इस वाक्य को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ किस प्रकार की विवेचना की जा रही है। सौंदर्य है सुमन में। क्या? सौंदर्य है सुमन में। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में। तू प्राण है पवन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। विस्तार है गगन में। देखिए समझने का प्रयास करिए। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। क्या आपको यह वाक्य पढ़ने के बाद यह प्रतीत नहीं हो रहा है कि किसी नायिका की सुंदरता का वर्णन कहाँ कहाँ और किस किस प्रकार से किया जा रहा है? तो रूप है किरण में वर्णन किया जा रहा है, किरण से उसकी तुलना की जा रही है। सौंदर्य है सुमन में, सुमन मतलब पुष्प से तुलना की जा रही है। तू प्राण है पवन में, देखिए पवन से, हवा से, विस्तार है गगन में, आकाश से, आसमान से भी तुलना की जा रही है। तो किस किस तरीके से, देखिए किस किस तरीके से विवेचना की गई है इसकी। तो इस तरीके से कोई भी यदि आपके पास वाक्य आए, कोई भी वाक्य आपके सामने आए, आप तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ उल्लेख अलंकार। आपको इस वाक्य को पढ़ने के बाद ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर किसी चीज़ की उल्लेख की जा रही है और किस प्रकार से की जा रही है। तो रूप है किरण में, किरण के हिसाब से की जा रही है। सौंदर्य है सुमन में, देखिए सुमन से तुलना की जा रही है। तू प्राण है पवन में, पवन से, उसके बाद गगन से। तो इस तरीके से उल्लेख किया जा रहा है, हम तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ ये उल्लेख अलंकार के अंतर्गत आता है। चलिए अगले अलंकार पे चलते हैं। अगला अलंकार क्या है? संदेह अलंकार। अगला अलंकार क्या है? देखिए अलंकार से प्रश्न आते हैं, इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। और समस्या ये भी होती है कि लोग अलंकार को जल्दी इग्नोर करते हैं, जल्दी पढ़ते नहीं हैं, सही से पूरे तरीके से पढ़ते नहीं हैं, और अलंकार में जब प्रश्न आते हैं तो दिक्कतें हो जाती हैं। क्या है अगला अलंकार? है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार। तो संदेह अलंकार में क्या है? देखिए नाम से ही पता चल गया, संदेह अलंकार। जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे,
वहाँ संदेह अलंकार होता है। क्या है कि जहाँ किसी वस्तु को देखकर, जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, क्या रहे, संशय बना रहे, वहाँ संदेह अलंकार होता है। देखिए, जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे वहाँ संदेह अलंकार होता है। यह स्पष्ट नहीं किया जा सके कि वह वस्तु है कौन सी, मतलब कि आदमी संशय में ही रहे, यह स्पष्ट ना कर पाए कि वह जो वस्तु हम देख रहे हैं वह वस्तु कौन सी है, तो वहाँ पर संदेह अलंकार ही होता है। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, यह मुख है या चंद्र है। क्या है एग्जाम्पल में कि यह मुख है या चंद्र है। अब बताइए ये लिखा क्या है, यह मुख है या चंद्र है। क्या आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि यह है क्या? नहीं, यहाँ पर संशय बना है कि इसको हम मुख कहें या चंद्र कहें। दोनों में संशय बना हुआ है, हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि चंद्र ही है या मुख ही है, क्या है यह क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर संदेह अलंकार है। और एक बहुत फेमस वाक्य है जो संदेह अलंकार के अंतर्गत आता है, जैसे सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है। क्या है, देखिए, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है। सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि सारी ही की नारी है, और कि नारी ही की सारी है, कि नारी ही की सारी है। देखिए, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। यहाँ पर आप यह अनुमान नहीं लगा सकते, जब ये महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो चीरहरण करने वाला बहुत संशय में पड़ा था कि यह सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है। वह यह अनुमान नहीं लगा पा रहा था कि यह सारी ही है कि नारी है, मतलब उसका संशय बना था, इसलिए बना था क्योंकि जब चीरहरण कर रहा था तो उस वक्त श्री कृष्ण जी उनके साड़ी को, चीर को बढ़ाते हुए चले जा रहे थे, और वह संशय में बना था कि इतनी साड़ी हमने खींची लेकिन वह समाप्त नहीं हो रही है, तो क्या यह साड़ी है या यह नारी ही साड़ी है। तो संशय बना था, संशय खत्म नहीं हुआ, तो जहाँ पर संशय बना रहे वहीं पर संदेह अलंकार होता है। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये दोनों एग्जाम्पल को लिख लीजिएगा, दोनों एग्जाम्पल बहुत बार आए हुए हैं। उसके बाद अगले अलंकार पे अब चलते हैं, अगले अलंकार पे चलते हैं। अगला अलंकार देखिए क्या है, संदेह अलंकार हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, भ्रांतिमान अलंकार। क्या पढ़ते हैं, भ्रांतिमान अलंकार। क्या है, भ्रांतिमान अलंकार। हाँ, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में लोग क्या है कि अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, तो वाक्य को कभी गलती बस भ्रांतिमान है तो उसको संदेह अलंकार बता देते हैं, और संदेह अलंकार है तो उसको भ्रांतिमान अलंकार बता देते हैं। तो इस तरह से कन्फ्यूजिंग होती है। यह है कन्फ्यूजिंग हम आज दूर कर देंगे आपकी, बस आप लगातार वीडियो पर बने रहिए। देखिए, भ्रांतिमान अलंकार को पहले हम तो क्या है, संदेह अलंकार को समझ चुके हैं, भ्रांतिमान अलंकार को समझते हैं। भ्रांतिमान अलंकार में होता क्या है कि जहाँ पर किसी वस्तु को देखने पर
जहाँ पर किसी वस्तु को देखने पर अज्ञानतावश, मतलब देखिए ज्ञान नहीं हो रहा है, हम जिस वस्तु को देख रहे हैं उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं हो रहा है, लेकिन उसके स्थान पर किसी दूसरे वस्तु का हम अंदाज़ा लगा ले रहे हैं, उसके स्थान पर किसी दूसरे वस्तु का हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, वहीं पर क्या है, वहीं पर भ्रांतिमान अलंकार है। जैसे आप लिख लीजिए पहले कि जहाँ पर किसी वस्तु को देखने पर, देखिए जहाँ किसी वस्तु को देखने पर, जहाँ किसी वस्तु को देखने पर, देखिए अज्ञानतावश, क्या है देखने पर अज्ञानतावश, अज्ञानतावश क्या है, अज्ञानतावश उसके स्थान पर, उसके स्थान पर हम किसी दूसरे वस्तु का अंदाज़ा लगा लेते हैं, वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। देखिए जहाँ किसी वस्तु को देखने पर अज्ञानतावश उसके स्थान पर हम किसी दूसरे वस्तु का अंदाज़ा लगा लेते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। इस चीज़ को आप स्पष्ट करिए पहले। जहाँ पर किसी वस्तु को देखने पर, मतलब कोई वस्तु है उसको हम देख रहे हैं, लेकिन हमें यह ज्ञान नहीं हो रहा है कि वह वस्तु है कौन सी, हमें यह ज्ञान नहीं हो रहा है कि वह वस्तु है कौन सी, और उसके स्थान पर हम किसी दूसरे वस्तु को समझ ले रहे हैं कि हो सकता है वह वस्तु दूसरी वस्तु कोई है, तो वहीं पर क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा। अभी आप समझ जाएंगे एग्जाम्पल से। चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम एग्जाम्पल लिखते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल लिख लीजिए पहले एक एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कि पाय महावर दैन को, क्या है, पाय महावर दैन को, पाय महावर दैन को नाइन बैठी आई, नाइन बैठी आई, पाई महावर दैन को नाइन बैठी आई, और फिर जानी महावरी, क्या है, फिर जानी महावरी, फिर जानी महावरी एड़ो मीजती जाए। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या है, एड़ो मीजत जाए। इसको आप समझिए, पाय महावर दैन को नाइन बैठी आई, फिर जानी महावरी एड़ो मीजत जाए। देखिए ये जो वाक्य लिखा हुआ है पाव महावर दैन को, मतलब कोई एक नायिका है, उसकी शादी होने वाली है, तो जब शादी पड़ती है तो महावर का अर्थ क्या होता है, जो पैर में महावर लगाते हैं यानी रंग लगाते हैं उसी को महावर बोलते हैं। क्या हुआ कि जब नाइन उसके पैर में यानी नायिका के पैर में जब रंग लगाने के लिए बैठी, तो उसकी एड़ी की जो लालिमा है इस प्रकार है कि वह भ्रमित हो गई, मतलब नाइन जो थी वह भ्रमित हो गई कि पुरानी जो महावर है वो अभी तक नहीं छूटी, क्या समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन देखिए है क्या, वो महावर जबकि नहीं है, वह है क्या, वह उसके एड़ी यानी उसके पैर की लालिमा है, और वह नाइन जो है भ्रमित हो गई है। और फिर जानी महावरी एड़ो मीजत जाए, और फिर बार बार उस महावर को लेकर उसके एड़ी को, मतलब उसके पैर की जो एड़ी है उसको देख रही है। तो इस प्रकार से यहाँ भ्रम पैदा हो रहा है, किसमें, कि महावर और एड़ी की लालिमा में।
क्या महावर ही है या एड़ी की लालिमा है? वह कन्फ्यूज़ है, वह नाइन जो है भ्रमित है, लेकिन वह स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि यह है क्या। तो इस प्रकार से जहाँ आए अंदाज़ा किसी, देखिए वह अंदाज़ा लगा बैठी है, वह अंदाज़ा यह लगा बैठी है कि यह पुरानी महावर लगी हुई है जो छूटी नहीं है, और उसी को छुड़ाने के लिए उसकी एड़ी को बार बार वह क्या कर रही है, घस रही है, मीज रही है, मतलब उसको साफ़ कर रही है, लेकिन वह साफ़ नहीं हो रही है क्योंकि वह अज्ञानता बस उसको महावर को, लालिमा को महावर समझ बैठी है। तो इस प्रकार से हम भ्रांतिमान अलंकार को समझ लिए। चलिए अब एक और आप लोग हेडिंग डालिए यहाँ, जो कन्फ्यूजिंग है उसको दूर करते हैं। कन्फ्यूजिंग क्या है? संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में अंतर क्या है? संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में अंतर डालिए। संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में अंतर क्या है आप समझिए। अंतर आप एक वाक्य से समझिए। भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में क्या अंतर है, आप एक वाक्य समझेंगे। वाक्य क्या है कि रात के अंधेरे में अज्ञानतावश रस्सी को सांप समझ लेना। क्या है कि रात के अंधेरे में अज्ञानतावश क्या करना है? अज्ञानतावश रस्सी को, अज्ञानतावश क्या करना है? अज्ञानतावश रस्सी को सांप समझ लेना। सांप समझ लेना, अज्ञानतावश रस्सी को क्या? सांप समझ लेना। यहीं से आपको क्लियर होगा कि भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में क्या अंतर है। देखिए भ्रांतिमान का मतलब क्या है? भ्रांतिमान का मतलब क्या है कि जो ये रस्सी है, रस्सी, देखिए आप यहाँ लिखिए भ्रांतिमान। भ्रांतिमान में यह है कि इस रस्सी को सांप ही समझना। रस्सी को क्या? सांप ही समझना। और देखिए संदेह अलंकार में क्या है? संदेह में क्या है कि सांप अथवा रस्सी है या रस्सी अथवा सांप है, समझते रहना। मतलब कि सांप है या रस्सी है, समझते रहना। देखिए सांप है या रस्सी है, समझते रहना मतलब क्या है? संदेह अलंकार में स्पष्ट ही नहीं कर पाना कि वह सांप ही है या रस्सी है, लेकिन भ्रांतिमान अलंकार में रस्सी को सांप ही समझ लेना। मतलब है रस्सी, लिखा भी है रात के अंधेरे में अज्ञानतावश रस्सी को सांप। जैसे आप रात्रि में जा रहे हैं कहीं पर और आपके सामने कोई रस्सी गिरी हुई है, तो एकदम कन्फर्म है कि आप देखते ही थोड़ा सा ज़रूर भयभीत हो जाएंगे कि हो सकता है वहाँ पर वो सांप बैठा हुआ है, क्योंकि रस्सियाँ इस तरह गिरी ही रहती हैं। कभी कभी रोड पे कोई फेंक देता है तो इस तरह पड़ी रहती हैं कि जैसे वहाँ लगता है कि वह सांप बैठा है। तो रस्सी को सांप ही समझ लेना, उसको देखकर सांप ही है या समझकर डर जाना, वही भ्रांतिमान अलंकार है। लेकिन यदि आप जा रहे हैं, आप देखें उसको कि हाँ, और ये समझते रहिए कि वह रस्सी है या सांप है, रस्सी है या सांप है, या इस संदेह में रहिए, तो वहाँ पर क्या है? वह संदेह अलंकार है। तो इस प्रकार से देखिए आज हम लोगों का यह अलंकार रहा। अलंकार तो समाप्त हो गया है। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ 2 4 5 क्वेश्चन इस पे हल कर लेते हैं। उसके बाद मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन लिखना है अपनी कॉपी में। बार बार कहता हूँ कि देखिए कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठिए पढ़ने के लिए। अब क्या है, लॉकडाउन है इस समय, हर जगह बंदी है, कोई क्लास नहीं चल रही है जो आप लोग जाकर ऑफलाइन कहीं पढ़ सकें। पढ़ना तो ऑनलाइन ही है, तो मेहनत से पेन और कॉपी लेकर बैठकर पढ़िए ना।
मजाक की तरह मत पढ़िए, इस तरह से आप कहीं सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, टाइम भी आप बर्बाद करेंगे और सेलेक्ट भी नहीं हो पाएंगे। टाइम दीजिए, बेशक मेहनत करिए, लेकिन सेलेक्ट होइए। सिलेक्शन ही मात्र एक एग्जाम्पल आपके लाइफ में आएगा जो आपको बताएगा कि आप कितना मेहनत किए हैं। अन्यथा आप कितना भी मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, सेलेक्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चलिए आप पहले प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न लिखिए, अलंकार सिद्धांत के प्रणेता माने जाते हैं। पहला प्रश्न है, अलंकार सिद्धांत के प्रणेता माने जाते हैं। अब आप लोग उत्तर लिखिए। उत्तर में है आचार्य भामह। चलिए हम लिख दे रहे हैं। आंसर केवल लिखेंगे, प्रश्न को हम बोलेंगे, आंसर लिखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, अलंकार सिद्धांत के प्रणेता माने जाते हैं कौन? आचार्य भामह। ये हैं आचार्य भामह। क्या हैं? अलंकार सिद्धांत के प्रणेता हैं कौन? आचार्य भामह। चलिए ये पहला आंसर रहा। अब दूसरा देखिए, दूसरा लिखिए। दूसरा क्या है? आचार्य भामह ने अपनी किस रचना में अलंकार सिद्धांत की रचना की है? आचार्य भामह ने अपनी किस रचना में अलंकार सिद्धांत की रचना की है? तो लिखिए काव्यालंकार। क्या है? काव्यालंकार। देखिए प्रश्नों का उत्तर आप लिखते जाइए। प्रश्न जो हम बोल रहे हैं ऐसा भी कर सकते हैं आप, यूट्यूब पे रहता है स्पीड, तो स्लो स्पीड में करके आप प्रश्नों का जो प्रश्न है उसको लिख सकते हैं, या पॉज करके प्रश्न को लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप तुरंत यहाँ पर उत्तर लिखिए। ठीक, चलिए आचार्य भामह के अनुसार अलंकारों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? आचार्य भामह के अनुसार, तीसरे नंबर का प्रश्न है कि आचार्य भामह के अनुसार अलंकारों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? उत्तर में आपके कौन कितना रहेगा? 38। क्या रहेगा? 38 रहेगा। तो उसके बाद देखिए 3 प्रश्न हो गए। चौथे प्रश्न पे चलिए। आचार्य भामह ने अलंकार की आत्मा किसे माना है? अलंकार की आत्मा आचार्य भामह ने किसे माना है? यह प्रश्न बीच में भी एक बार हम बता चुके हैं कि आचार्य भामह ने अलंकार की आत्मा किसे माना है। तो अलंकार की आत्मा माना है वाक्रोक्ति अलंकार। किसको? वाक्रोक्ति अलंकार। वाक्रोक्ति अलंकार को, अलंकार वाक्रोक्ति अलंकार को क्या माना है? अलंकार की आत्मा। तो अब इस तरह देखिए, अब एक और वाक्य आपके सामने हम दे रहे हैं कि मुख ही चंद्र है। क्या है? मुख ही चंद्र है। इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए मुख ही चंद्र है, तो यहाँ पर क्या है कि वाचक शब्द का लोप हुआ है। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या वाचक शब्द दिखाई दे रहा? नहीं, वाचक शब्द का लोप है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और एक और प्रश्न है कि उपमान और उपमेय, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? अभेद का मतलब क्या है कि जहाँ पर भेद ना हो, आ मतलब नहीं और भेद मतलब भेद होता है, कि जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अभेद ना हो, मतलब कि दोनों का वर्णन एक साथ हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर भी रूपक अलंकार होता है। इसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है। इस तरीके से उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना, जहाँ उपमेय में एक कल्पना की जाए उपमान की, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर साथियों उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, तो आप लोग यदि पढ़े रहेंगे मेहनत से तभी कर पाएंगे उसको। तो आप लोग देखिए अलंकार तो समाप्त हो गया। अब आप लोग ऐसा करिए कि आप लोगों के पास यदि कोई बुक है तो उस बुक से आप वहाँ पर जाइए, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उस प्रश्न को देखिए, और उस प्रश्न को देखने के बाद उसको हल करिए। आपको ज़रूर आभास होगा कि अभी तक हमने जो पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है और सभी प्रश्न उसमें फंस रहे हैं। गारंटी है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न फंसेंगे उसमें, यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे तभी उसको कर पाएंगे। तो साथियों वीडियो पर बने रहने के लिए